Question 5. Two trains, each having a speed of 30 km per hour, are heading towards each other on the same straight track. A bird that can fly at 60 km per hour flies from one train to the other when they are 60 km apart. तो ऐसा कुछ है यार, ये दो ट्रेन्स हैं, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, और एक बर्ड है जो 60 किलोमीटर पर आवर से इन दोनों ट्रेन्स के बीच में फ्लाई करेगा, राइट। ऐसा बोला गया कि ये जो बर्ड है ये एक ट्रेन से चलता है, दूसरी ट्रेन पे पहुंचता है, दूसरी ट्रेन पे पहुंच के फिर रिटर्न जर्नी करता है, यानी ट्रेन 2 से ट्रेन 1 आता है, फिर ट्रेन 1 से ट्रेन 2 जाता है, और इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूव करता है, राइट। और रीचिंग द अदर ट्रेन इट फ्लाइज डायरेक्टली बैक टू द फर्स्ट एंड सो ऑन। तो हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रिप्स बताने हैं, एक तो हमें क्या क्या बताना है, एक तो ट्रिप्स बताने हैं कि भाई बर्ड के कितने होंगे, और एक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है, राइट। तो पहले ना ट्रिप्स की बात कर लेते हैं कि क्या होगा। तो बच्चों अगर आप दोनों ट्रेन्स की रिलेटिव स्पीड निकालें, ट्रेन 1 ट्रेन 2, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 60, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनकी आ जाएगी ट्रेन्स की 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके। अब अगर आप चेक करें यार, जो बर्ड है और ट्रेन है उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो बर्ड की 60 है रफ्तार, ट्रेन की 30 है, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन बर्ड एंड ट्रेन इट विल बी 90, 60 माइनस 30, दिस विल बी 90 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। ओके। अब पहले ट्रिप्स के लिए देखते हैं, लेट्स से यार एन ट्रिप्स कवर हुए, तो पहले ट्रिप में क्या हुआ होगा, फर्स्ट ट्रिप में जो बर्ड है वो ट्रेन 1 से ट्रेन 2 पहुंचा होगा, ट्रेन 1 से बर्ड फ्लाई करके ट्रेन 2 पहुंचा होगा। इन ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 60 किलोमीटर अपार्ट, और जो टाइम लगा होगा इसको ट्रेन 1 से ट्रेन 2 पहुंचने में, यानी 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में, वो बेसिकली रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे आप बर्ड की और ट्रेन 2 की, वो आ जाएगी डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड विच इज़ 90, दिस कम्स आउट टू बी 2/3 आवर, राइट। 2/3 आवर में इसका पहला ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। 2/3 आवर में जो ट्रेन्स के बीच में डिस्टेंस है कितना रह गया होगा, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स। तो देखो ट्रेन्स के बीच में 60 डिस्टेंस पहले था, और कुछ ट्रेन्स इस बेसिकली टाइम इंटरवल 2/3 आवर में कवर भी करा होगा इन्होंने। तो जो कवर किया गया होगा इस टाइम इंटरवल 2/3 आवर में, डिस्टेंस कवर किया हो गया होगा, वो होगा रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ट्रेन्स इनटू टाइम विच इज़ 2/3 आवर्स, राइट। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकाला जा सकता है। रिलेटिव स्पीड ट्रेन्स के बीच में है 60 इंटू 2/3, दिस विल कम आउट टू बी 20, 20 इंटू 2 इज़ 40, 60 माइनस 40 इज़ 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेन्स के बीच में बच गया होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स आफ्टर फर्स्ट ट्रिप, राइट, रिमेनिंग। अब फर्स्ट ट्रिप के बाद होगा क्या, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, और यहाँ पे बर्ड है। अब बर्ड को फिर ट्रेन 1 की तरफ जाना है, और जो डिस्टेंस कवर करना है वो है हमारे पास 20 किलोमीटर्स। ट्रिप 2 में 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और रिलेटिव स्पीड ट्रेन्स के बीच में हमें पता ही है इट इज़ 60। तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ट्रेन्स नहीं, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द बर्ड एंड द ट्रेन, क्योंकि बर्ड ने कवर करना है तो बर्ड यहाँ से जाएगा और इस ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड है 90, तो इट विल कम आउट टू बी 2/9, दिस कैन बी रिटन एज 2/3 आवर, राइट। पहले ट्रिप का टाइम था 2/3 आवर, सेकेंड ट्रिप का टाइम है 2/3 आवर। तो इसी तरह से बच्चों nth ट्रिप का जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 2/3 आवर, राइट। अब जो टोटल टाइम आएगा n ट्रिप्स में, वो आएगा पहले ट्रिप का 2/3, दूसरे का 2/3 स्क्वायर, और nth का 2/3 की पावर n, दिस शुड बी टोटल टाइम, राइट।
टोटल टाइम मतलब मैं टोटल टाइम वो वाला डिफाइन कर रहा हूँ जब तक ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं कर जाती, राइट। तो एन ट्रिप्स मैंने माने, एन ट्रिप्स माने टिल दे कोलाइड। तो कोलाइड करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कोलाइड, उसके लिए आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस कवर करना है दैट इज़ 60 एंड द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ट्रेन्स इज़ ऑल्सो 60। तो 1 घंटा लगेगा कोलाइड करने में, 1 घंटे बाद ये टकरा जाएंगी ट्रेन्स, तो राइट 1 घंटे में अगर एन ट्रिप्स हुए तो हर ट्रिप का टाइम जोड़ के मेरे पास 1 आवर आना चाहिए। तो दिस टाइम शुड बी इक्वल टू 1 आवर, राइट। तो बच्चों ये अपने को दिख रहा है कि ये एक जीपी टाइप्स बन रही है और इसमें आप फार्मूला लगा के बता सकते हैं कि क्या बनेगा। तो इफ़ वी सॉल्व दिस बच्चों विल गेट 1/3 की पावर n बराबर 0, 1/3 की पावर n बराबर 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करें 1/3 की पावर n बराबर 0 इक्वेशन को, तो इसमें क्लियरली वी कैन सी कि भी n अगर बहुत बड़ा होगा तभी ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी, तो n विल बी इन्फिनिटी। द नंबर ऑफ ट्रिप्स टिल दे कोलैप्स विल बी इनफाइनाइट। बेसिकली इसमें ऐसा होगा कि जब ट्रेन्स कोलैप्स करने वाली होंगी, कोलाइड करने वाली होंगी, उस समय ट्रेन्स के बीच में गैप इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, और क्योंकि बर्ड की स्पीड तो 60 ही है तो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रिप्स बहुत कम टाइम इंटरवल में कवर करेगी। तो दैट विल लीड टू इनफाइनाइट रिजल्ट, राइट। जो अपना रिजल्ट आ रहा है इस हिसाब से इनफाइनाइट आ रहा है, ओके। तो अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है। टोटल डिस्टेंस बाय बर्ड वो तो बहुत इजी है, डिस्टेंस बाय बर्ड विल बी रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड, यही बताना है ना अपने को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड, ओके। तो इसमें तो रिलेटिव की नीड नहीं है, इसमें स्पीड इनटू टाइम जिसके लिए बर्ड फ्लाई करेगा। तो स्पीड ऑफ द बर्ड इज़ गिवन एज, स्पीड ऑफ द बर्ड इज़ गिवन एज 60 एंड टाइम कोलिजन से पहले इट इज़ 2 कोलिजन से पहले इट इज़ 1 आवर, सॉरी 1 आवर टिल दे कोलाइड इट इज़ 1 आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय पर आवर इंटू 1 आवर, दिस विल कम आउट टू बी 60 किलोमीटर्स। ये अपना टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड हो जाएगा। Question 6. The position vector of a particle is given as this. We have to find out the velocity vector. तो बच्चों velocity vector can be directly obtained by dr vector by dt. इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे आर वेक्टर अपना कुछ ऐसा है, प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, दोनों वेक्टर आ गए। तो वी नो दैट आर डॉट वी कैन बी रिटन एज आर वी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज आर डॉट वी अपॉन आर वी, राइट। आर डॉट वी अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो ये 0 आ जाएगा बच्चों, आर डॉट वी का वैल्यू 0 आएगा। तो आर डॉट वी का वैल्यू 0 मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। Question 7. A body is projected from the origin such that the position vector varies here, r vector बराबर 3t I cap plus 4t minus 5t square j cap, right. The x coordinate of the particle is 2.4 when the y coordinate is 0. तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है बच्चों, पहले तो आप ये निकालते हैं कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा। तो y कोऑर्डिनेट मतलब 4t माइनस 5t स्क्वायर वाला टर्म 0 कब होगा। यहाँ से t का वैल्यू अपना आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 सेकेंड्स, इस टाइम पे 0 होगा। तो इस टाइम पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एट t बराबर 0.8 सेकेंड्स, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 3t, this will be equal to 3 into 0.8, this will be 2.4 meters। तो अपना ए वाला ऑप्शन तो ठीक है।
स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब t इक्वल टू 0 पे हमें बताना है स्पीड क्या होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर पहले अपन निकाल लें, दिस विल कम आउट टू बी 3 i कैप प्लस 4 माइनस 10t j कैप। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब t 0 पे स्पीड बतानी है, तो वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 3 i कैप, t का वैल्यू 0 डालेंगे तो दिस विल बी 4 j कैप, दिस विल बी मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अपना ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो यार ये वेक्टर है, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस अगर बताना है तो वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 4 है, और लेट्स से ये एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा विल कम आउट टू बी 4/3। तो ये एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन, टाइम व्हेन पार्टिकल इज़ अगेन एट एक्स एक्सिस इज़ 0.8 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम व्हेन द पार्टिकल इज़ अगेन एट एक्स एक्सिस, कितने टाइम बाद पार्टिकल दोबारा एक्स एक्सिस पे आएगा। जब पार्टिकल एक्स एक्सिस पे आएगा, देखो उसने t 0 पे स्टार्ट किया है ओरिजिन से, और दोबारा जब वो एक्स एक्सिस पे आएगा, दोबारा जब एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट 0 कब है, ये हम निकाल चुके हैं ऊपर, t बराबर 0.8 सेकंड पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है, यानी ये दोबारा एक्स एक्सिस पे t बराबर 0.8 सेकंड पे पहुंचेगा। तो डी वाला ऑप्शन भी अपना ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ABCD। Question 8. Two particles are projected from the same point with the same speed at different angles theta 1 and theta 2 to the horizontal. The time of flights are t1 and t2 and they have the same horizontal range. अगर रेंज सेम है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे पहली बात, राइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपन निकालें t1 बराबर 2u साइन थीटा 1 बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2t2 विल बी 2u साइन थीटा 2 बाई जी। तो t1 बाई t2 को क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा 2 को मैं 90 माइनस थीटा 1 भी लिख सकता हूँ, तो t2 का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2u कॉस थीटा 1 बाई जी। तो t1 बाई t2 का वैल्यू इफ़ वी सी, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें 2u बाई जी तो कट जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी tan थीटा 1, राइट। तो t1 बाई t2 tan थीटा 1 है, और t1 बाई t2 को हम tan थीटा 1 लिख सकते हैं। एक अपना डी वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और आप सी वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं बच्चों। सी वाले ऑप्शन में आपने कुछ नहीं करना, आप u का वैल्यू निकालो पहले। t1 से अगर आप u का वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी t1 इंटू जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1, और t2 से अगर आप u वाला वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी t2 इंटू जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2, ठीक है। u का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बाई 2 भी लगा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों जगह से अगर आप u की वैल्यू को इक्वेट कर दें तो दिस विल कम आउट टू बी t1g अपॉन 2 साइन थीटा 1 बराबर t2g अपॉन 2 साइन थीटा 2। यहाँ से g कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो वी विल गेट t1 बाई साइन थीटा 1 बराबर t2 बाई साइन थीटा 2। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना जो सी वाला ऑप्शन है वो भी ठीक है जी। तो ACD इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ कर्व y बराबर x स्क्वायर। तो हमें बताना है व्हेन द पार्टिकल हैज़ x कोऑर्डिनेट हाफ। तो पार्टिकल y बराबर x स्क्वायर पे मूव कर रहा है कर्व पे, तो ये कर्व बच्चों बेसिकली कुछ ऐसा होगा, ऐसे कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। जब इसका x कोऑर्डिनेट, व्हेन x कोऑर्डिनेट इज़ हाफ, देन वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आर। ओके, तो पहली बात, जब x कोऑर्डिनेट हाफ है तो आप x की वैल्यू हाफ पुट करके y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स 1/2, 1/4 होंगे इस समय। तो ए वाला ऑप्शन तो अपना ठीक बैठेगा, ए वाला ऑप्शन इसमें ठीक आएगा। ओके
उसके बाद हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी और किस लाइन के अलॉन्ग होगी। ओके, तो वेलोसिटी के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी x के अलॉन्ग तो है, वेलोसिटी y के अलॉन्ग निकालनी होगी हमें। तो जो y का एक्सप्रेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा बनेगा dy बाई डी टी बराबर 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी अपना वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, बराबर 2 इंटू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट हेयर इज़ हाफ, and dx by dt is velocity in x direction which is given as 4. So this will come out to be 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो इट विल बी 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दिस विल बी 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वाला ऑप्शन ठीक है। तो अब हमें बताना है बी और डी ऑप्शन की वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी अलोंग द लाइन। तो इस समय बच्चों हमें ये मालूम है कि जो वेलोसिटी इस समय होगी, अगर इसका पाथ कुछ ऐसा है और इस पॉइंट पे पार्टिकल अभी है, इसका कोऑर्डिनेट 1/2, 1/4 है, और इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है, राइट, टेंजेंट के अलॉन्ग कुछ ऐसे है, राइट। तो ये जो जिसके अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ऐसा कुछ पूछ रहा है ये। तो वेलोसिटी का हमें पता है कि जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, अगर आप इस वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 4 अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो नेट वेलोसिटी विल मेक एन एंगल अल्फ़ा विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री बच्चों, 4/4 tan अल्फ़ा। तो मुझे ये तो समझ आ रहा है कि भाई जो एंगल बनेगा वो तो क्लियर है, वो एंगल बनेगा 45 डिग्री का वेलोसिटी का। ये 45 डिग्री है तो मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ये भी 45 डिग्री होगा। अब ना इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो मुझे देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से 1/2, 1/4। तो मुझे पता लग रहा है कि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है 1/2 और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है 1/4, राइट। अगर मैं ये जो ट्रायंगल देखूं ABC, तो इस ट्रायंगल में इफ वी सी वी कैन कैलकुलेट BC, वी कैन यूज़ tan 45, दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो BC विल बी इक्वल टू 1/4, BC विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। अगर BC आ गया तो आप B वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। B वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 1/4 है तो ये भी 1/4 होगा। तो B वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/4 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। तो बच्चों इस डॉटेड लाइन के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/2, 1/4 और B वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/4, 0, और इस लाइन की आपको स्लोप भी मालूम है। ये देखो ना, आपको ये पता है कि एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो इसकी जो स्लोप होगी tan 45 वो 1 होगी। इसमें अगर आप इक्वेशन का यूज़ करें y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ से अपनी इक्वेशन बननी चाहिए इसकी y बराबर x माइनस 1/4, दिस विल कम आउट टू बी 4y 4y बराबर 4x माइनस 1। तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी लाइन की। आप एक बार मैच करते हैं, 4y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 1। तो ये बिल्कुल सेम इक्वेशन ही है जो ऑप्शन बी में दे रखी है, तो अपना ऑप्शन बी भी आ जाएगा इसमें बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हो गया, ए भी हो गया, सी भी हो गया, डी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। बच्चों जो वेलोसिटी है, मुझे पता है इस वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखूंगा विच इज़ आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू इसमें नॉन ज़ीरो है, और आर परपेंडिकुलर नॉन ज़ीरो और मोमेंटम का वैल्यू भी इस जगह पे नॉन ज़ीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो नहीं बन सकता, इट विल बी अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो डी वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, तो ABC अपना आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 10, टू projectiles following the same parabolic trajectory are found to be in the same horizontal level separated by a distance of 1 meter 2 seconds after the second particle was projected. Both the particles were projected with the same initial velocity from the same point on the level ground. ओके तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक ही जगह से दो पार्टिकल्स को हमने प्रोजेक्ट करा है तो ऑब्वियसली उनकी ट्रेजेक्ट्रीज भी सेम होगी अगर उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम दे रखी है। तो ऐसा कुछ मेंशन्ड है कि जो दूसरा पार्टिकल है वो कुछ समय के बाद फेंका है, पहले वाला पार्टिकल पहले फेंका है। तो पहले वाला पार्टिकल लेट से यहाँ पहुँच गया और दूसरे वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया एट t बराबर 2 सेकेंड्स। दूसरे वाले पार्टिकल को फेंकने के 2 सेकेंड बाद, तो इसको दूसरे वाले पार्टिकल को भी चले हुए 2 सेकेंड ही हुए होंगे, राइट। पहले वाला पार्टिकल कुछ आगे निकल गया होगा। एज मैंशनड ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ये फर्स्ट वाला पार्टिकल है, लेट से इसको चले हुए टी टाइम हो गया और दूसरे वाले पार्टिकल को क्वेश्चन में मैंशनड है चले हुए भी 2 सेकेंड हुए हैं, राइट। क्वेश्चन में ये वर्डिंग और ऐसा मैंशनड है कि इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है, 1 मीटर का है। इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 1 मीटर का है। ओके तो हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी पार्टिकल की, और पार्टिकल्स कितने इंटरवल बाद टकराएंगे ग्राउंड को, वो सब हमें बताना है। तो बच्चों एक चीज़ क्लियर रहे, टाइम t सेकंड बाद ये यहाँ पे है, ठीक है जी। इसको स्टार्टिंग से चले हुए, यहाँ से चले हुए, मैं ऐसा मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से चले हुए इसको 1 को t टाइम बीत गया और 2 क्योंकि बाद में चला है उसको यहाँ से चल के हवा में 2 सेकंड बीते होंगे, इसके लिए टाइम 2 सेकंड बीता है, इसके लिए टाइम t बीता है। ओके तो अगर आप बच्चों देखें रेंज की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर लेट से मैं इसको x बोल दूँ तो इधर भी सिमेट्री की रहेगा ये वाला पार्ट एज वी नो, तो ये भी ये अगर मैंने y बोला तो ये वाला पार्ट भी सिमेट्रिक होगा, ये भी y ही होगा। तो रेंज की वैल्यू इफ़ वी सी दिस इज़ गिवन एज 1 तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 2y, ये रेंज की वैल्यू आनी चाहिए, राइट। अच्छा y की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू हम इधर लेफ़्ट वाले पार्ट से निकालते हैं। तो लेफ़्ट वाले पार्ट में मुझे पता है जो पार्टिकल मूव करा है वो हॉरिजॉन्टली y मूव करा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पार्टिकल नंबर 2 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दें दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x × t, और इसको पार्टिकल नंबर 2 को तो अभी 2 सेकंड ही हुए हैं चले हुए, तो ये sx आएगा जिसका वैल्यू मैं y बोल रहा हूँ। तो y की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स u × x, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो क्वेश्चन में v दे रखा है। तो बस y की वैल्यू इफ़ यू पुट ओवर हेयर विल गेट द वैल्यू एज 1 + 4 टाइम्स v, ये हमारा रेंज आ जाएगा बच्चों, ये हमारा रेंज आ जाएगा, ये हमारा रेंज का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन ए तो ठीक हो जाएगा। ओके अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों, अगर हम रेंज निकाल चुके हैं तो रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज अपन निकाल चुके हैं। रेंज की वैल्यू होती है u² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को लिख लो 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2u sin थीटा बाई जी। जी कट जाएगा इसमें, 2 कट जाएगा इसमें, एक u कट जाएगा इसमें, sin थीटा कट जाएगा, तो ये u cos थीटा के बराबर आ जाएगा। u cos थीटा मतलब इसको मैं v लिख सकता हूँ, भाई u cos थीटा तो इसने बोला है कि उसको v लिखो। तो रेंज अपॉन टाइम का वैल्यू आ गया, तो रेंज का वैल्यू आप पुट कर देते हैं 1 + 4v बाय v, दिस विल बी इक्वल टू t, तो t विल कम आउट टू बी 1/v + 4, कुछ ऐसा बनेगा। तो एज वी कैन सी क्लियरली कि टाइम जो है 4 सेकंड से ज़्यादा बन रहा है, तो जो ऑप्शन टाइम ऑफ फ्लाइट वाला 4 सेकंड वाला है वो गलत हो गया, 4 सेकंड से ज़्यादा बनेगा, राइट। द पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड इन एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, नहीं ऐसा कंफर्म नहीं है कि पार्टिकल्स कितने इंटरवल बाद रीच करेंगे, क्योंकि 2 सेकेंड्स नहीं रहा होगा। जो यहाँ से यहाँ पार्टिकल नंबर 2 को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा डेल्टा t, ठीक है जी। मतलब जहाँ पे 1 वाला पार्टिकल अभी है, 2 वाले पार्टिकल को अपनी जगह से उस जगह तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, राइट, वो हमारा बेसिकली इंटरवल होगा, प्लस उसको 2 सेकंड बाद भी फेंका है तो हम वहाँ से डिफ़ाइन करेंगे
तो हमारा वो तो 2 सेकंड नहीं बनेगा, 2 सेकंड का तो इनके बीच में गैप ही है। तो ओके, तो अपना जो बनेगा इसमें मैक्सिमम हाइट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए वी विल सी कि भाई अगर मैं ऐसा मान लूँ, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट करके ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करके बी वाले पॉइंट तक आ रहा है, तो जो डिसेंट वाली जर्नी है इसमें इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है, टाइम लगेगा t/2, तो डिस्प्लेसमेंट y में आ जाएगी ut प्लस हाफ AT², a की वैल्यू -g, t की वैल्यू t²/4, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट y में आएगी वही हाइट के बराबर होगा, विच विल कम आउट टू बी हाफ g इंटू t²/4। अच्छा, t की वैल्यू हमने निकाली है, तो वो अगर आप पुट कर दोगे तो विल गेट द आंसर। तो अपना बी वाला ऑप्शन भी यहाँ से मैच करेगा, हाफ जी ये मैच कर जाएगा। तो ए आंसर सही है और बी आंसर इसमें सही है, और अपना फाइनल आंसर मार्क हो जाएगा बच्चों।